आपको बताएं कि मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। अब जमात इस्लामी हिंद ने भी इसका सपोर्ट किया है। वो सामने आए, बयान दिया, कहा कि अगर उन्हें भी इस तरह का दावतनामा मिलता है तो वो भी जाएंगे, वो भी बात करेंगे। बातचीत होनी चाहिए, ऐसे मसलों पर बातचीत जरूर होनी चाहिए जिससे समाज में एक तरह की मजहबी यकजहती देखने को मिले और मसले जो कॉमन हैं उनको हल किया जा सके। अगर ऐसे मसलों पर हमें बुलाया जाता है तो हम भी जाएंगे। तो एक तरह से सपोर्ट किया है जमात इस्लामी हिंद ने भी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए जिनसे मैं बात कर रही हूं। डॉक्टर संदीप, अगर ये मुलाकात यही खत्म हो जाती है जो 2004 में हमने देखा, तो फिर से एक तरह से ये कहेंगे कि बात तो हुई, हो सकता है पॉजिटिव बात हुई, लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं निकला। जब तक इसका आउटकम नहीं निकलता है तो हम यही कहेंगे कि बातचीत का कोई बहुत ज्यादा हल निकला या फिर उसका कोई बहुत ज्यादा खैर मकदम किया जाए, तो ये भी कहना बेमानी सही होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और इसका मैसेज मुझे लगता है कि वो जो लोग चाह रहे थे, जो हमारी विपक्षी पार्टियां चाह रही थी कि देश में समन्वय न बने, इस बैठक ने उन भ्रांतियों को भी दूर कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष देश में अफवाहें फैला रहा है वैसी कोई बात है नहीं। इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। हम सारे लोग, एक वो पुराना गीत है ना कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इंसानियत के लिए ये बैठक बहुत जरूरी थी। इन दोनों नेताओं का मिलना इंसानियत के लिए बहुत जरूरी था। और ये बैठक की बात जो आपने कही कि 2004 से चल रही है, 2016 में मुलाकात भी हुई सुदर्शन जी से, और वो पहल जो है मोहन भागवत जी ने आगे बढ़ाकर ये संदेश दे दिया है कि आरएसएस किसी पर्टिकुलर रिलीजन का विरोधी नहीं है। संघ ये चाहता है कि समाज में समन्वय बना रहे और हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर देश की तरक्की का एक ब्लूप्रिंट बनाएं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी पहल है और इस पे सरकार या सरोकार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संघ किसी पार्टी का संगठन नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है और समाज में आत्मीयता और एकता बना रहे। इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं कि वो बीजेपी से एसोसिएटेड है, जाहिर सी बात है, वो काम करता है उस पार्टी के लिए और एक तरह से उसके साथ शाना बशाना हमेशा खड़ा रहता है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई की बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि राष्ट्र के विकास के लिए अगर इस तरह के सामाजिक संगठन अपनी पहल करते हैं कि जिससे देश में एकता बनी रहे, सूत्र में दो लोग एक दूसरे से बंधे रहें, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये विश्वास जीतने की बात है। जिस तरीके से ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये सरकार जो है वो मुस्लिमों को विरोधी है, तो मुझे लगता है कि इस विरोध का स्वर जो है इस बैठक के बाद समाप्त होने की ओर बढ़ जाएगा। डॉक्टर गुलरेज। भूषण, मैं इस बात का विरोध करूंगा कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के साथ का है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो आपके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी कंट्रीज में देखा जाता है, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से राहुल गांधी को भी कहता हूं कि वो संघ के पास जाएं और वो बोले। लेकिन डॉक्टर गुलेज, आप ये तो देखिए ना कि जितने भी अब तक पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं वो तमाम संघ से आए हुए हैं। आप एक मुझे नाम बता दीजिए, कोई भी एक नाम आप मुझे बता दीजिए जो पार्टी के जो सदर बने हैं वो आरएसएस से ना आए हों। नहीं, तो मैं तो ये भी कह रहा हूं ना मैडम कि अगर राहुल गांधी जाते हैं और मार्गदर्शन के लिए संघ के प्रचारक मांगते हैं तो उनको भी मिलेंगे, और फिर संघ में एक वो गुरुत्वाकर्षण होता है, एक आकर्षण होता है कि वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए मैं भी स्वयंसेवक हूं और मेरे जैसे लाखों जो भाजपा के लोग हैं, करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं, वो स्वयंसेवक हैं। उनको बनाया नहीं जाता है, हम खुद बन जाते हैं जब संघ की हम कार्यशैली को देखते हैं, उसकी रीति नीति को देखते हैं, उसके विजन को देखते हैं, तो स्वयं आकर्षित होकर जाते हैं। तो जिसमें गुण होगा उसकी तरफ आकर्षण तो एक स्वाभाविक क्रिया है। ओके, लेकिन मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो मुलाकात हुई है, आप ये देखें कि मुस्लिम समाज में भी दो तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बात होनी चाहिए, बात में कोई बुराई नहीं है, बात से बहुत सारे मसलों का हल होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात की तंजीमें थी। अब जमीयत उलमाए हिंद जो है वो अरशद मदनी जो है वो बातचीत कर रहे हैं, कहीं कोई पॉलिटिकल इसके पीछे मोटिव तो नहीं है।
नहीं, ये जो दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो। जो ये कह रहे हैं ना कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है। देखिए, आप ही बताइए कि दो अलग अलग विचारधाराओं की बात है, लेकिन उन विचारधाराओं में जितनी कह सकते हैं डिफरेंस है, उससे ज्यादा तो उनमें सिमिलरिटी है। सबसे बड़ी सिमिलरिटी है एक नस्ल का होना। और जमीयत से भी आप पूछे तो वो भी ये चाहते हैं कि भारत ऊपर जाए, भारत विकास करे। यही चीज संघ भी चाहता है। संघ उसको कहता है कि हम चाहते हैं कि परव वैभव पर हम भारत माता को लेकर जाए, विश्व गुरु बनाए। तो दोनों में सिमिलरिटी। डॉक्टर गुलरेज, कहीं ये राम मंदिर को लेकर तो कोई बातचीत का सिलसिला नहीं है, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद उसमें एक पार्टी है, उसमें एक पक्षकार है। नहीं, देखिए, ये तो विचार यदि हम करने लगे तो कहीं तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन ना ये बात संघ ने कही, ना ये बात जमीयत ने कही, तो हम फिर उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें सोचने से कोई मतलब भी नहीं है। दूसरा, मैं इसके आगे एक बात करता हूं कि जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं, तो जब इजराइल और जॉर्डन मित्र हो सकते हैं, जब इजराइल और टर्की मित्र हो सकते हैं, तो हम तो एक नस्ल के भाई हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? हमारा तो यह स्वाभाविक क्रिया है बैठना साथ में। ठीक है, ओके। डॉक्टर संदीप जी, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से विषय को जोड़ा जा रहा है, मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। और ये पहल, अगर जिस पहल की बात अभी मदनी जी ने की है, भागवत जी से मुलाकात की है, ये 20 साल पहले भी हो सकता था, प्रयास किया भी गया था, लेकिन ऐसा मुलाकात हुई है। लेकिन ये समन्वय और सौहार्द अभी क्यों बना? क्योंकि अभी उनको ये लग रहा है कि सरकार इस पक्ष को, या जैसी बात गुलरेज साहब ने कही कि संगठन भाजपा का नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है। आरएसएस की जो कार्यशैली है वो ये कार्यशैली है कि देश का युवा जो है वो देश के विकास से जुड़े और उस विकास में उसकी एक अहम भागीदारी हो। तो उस अहम भागीदारी को अगर राष्ट्र हित में वो चिंतन करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई विषय हो। और जैसी बात गुलरेज साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अगर चाहें तो वो भी आमंत्रित हैं, संघ उनको भी एक दक्ष कार्यकर्ता बनाकर देश के विकास से जोड़ सकता है। तो संघ की ये पहल कहीं से भी भाजपा के संगठन को मजबूत करने का कोई वो नहीं है, और ये पूरी तरीके से संघ का अपना कार्यक्रम है कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। उस एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मोहन भागवत जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। ओके, डॉक्टर गुलरेज। हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसके आगे एक चीज और कहता हूँ। यदि राहुल गांधी या अखिलेश यादव भी जाते हैं कि आप हमको मार्गदर्शन दें और आप हमको मार्गदर्शन के लिए अपने प्रचारक दें, तो संघ देगा। और लेकिन और मैं दावे के साथ ये भी कह रहा हूं आपको कि संघ उनको ये नहीं कहेगा कि समाजवादी पार्टी डिसॉल्व करके भाजपा में चले जाओ या कांग्रेस को खत्म करके उसका भाजपाकरण कर दो, बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि संघ को इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। संघ चाहता है राजनीति में यदि हस्तक्षेप की आप बात करते हैं तो हाँ, उस लेवल तक हस्तक्षेप करेगा जहां तक नैतिकता को कायम करने वाली बात है। उस स्तर तक पूरी शक्ति लगाएगा अपनी जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, और राष्ट्रवादी शक्तियों के विरुद्ध पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है। उस हद तक अवश्य जाएगा जब भी देश पर कोई। लेकिन डॉक्टर गुलरेज, जमीयत उलेमा हिंद और आरएसएस में मोटा फर्क ये है कि वो एक मजहबी तंजीम है और आरएसएस एक समाजी तंजीम है। वो एक खास मजहब के लिए ही काम करती है, अगर जमीयत उलेमा हिंद की हम बात करते हैं। तो अब देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा इस बारे में, लेकिन एक स्वयंसेवक होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि आरएसएस में भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है जो केवल मुसलमानों के लिए काम करता है, विश्व हिंदू परिषद है जो केवल जो है हिंदुओं के लिए काम करती है, राष्ट्रीय सिख संगत है जो सिख समाज के लिए काम करती है। तो आरएसएस तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक वट वृक्ष है जिसके अंदर बहुत सारे विचारधाराएं पनपती है, लेकिन उस विचारधारा में एक ही केंद्र बिंदु होता है, वह होता है कि भारत माता को परम वैभव पर ले जाना, बस। लेकिन गुलरेज साहब, मुझे बताइए कि माना एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, अगर माना कि 2020 में जब 100 साल जमीयत उलेमा हिंद के पूरे होने जा रहे हैं, एक बड़ा प्रोग्राम अगर किया जाता है, किया ही जाएगा प्रोग्राम तो, और अगर दिल्ली में किया जाता है, मोहन भागवत को वहां पर अगर चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, वहां पर वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई देखिए मुसलमान भी हमारे उतने ही भाई हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि ये मॉब लिंचिंग, इस तरह के वाकयात, मुसलमानों को टारगेट करने की जो लगातार कोशिशें हो रही हैं, या फिर एक नफरत
नफरत फैलाने की जो बात की जा रही है सब खत्म होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो मैसेज इतना स्ट्रांग होगा कि उसका असर हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि इस तरह के मैसेजेस दिए गए, वजीर आजम ने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि वाकई कम नहीं हुए। उससे पहले हमने देखा कि दलितों को लेकर भी दिया था वजीर आजम ने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि वाकई कम नहीं हुए। तो क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत अगर कुछ कहेंगे तो उसका असर कहीं ज्यादा होगा? देखिए, मैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए इस बात पर डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी, मुझे समय नहीं मिला था। बेशक 100-125 जो जाने गई पिछले 5 साल में मॉब लिंचिंग में, वो बहुत बेशकीमती थी और हम सबको कष्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखे कि इस देश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये हमेशा होता रहा है। और इस देश में क्या दुनिया भर में होता है। लेकिन गुलरेज साहब, एक बुरे को दूसरे बुरे से आप ढक के सही थोड़ी कर देंगे, गलत तो गलत रहेगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जी ने गलत बोला उसको, भागवत जी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम जाकर बैठते हैं, वहां इस बात की भर्त्सना होती है, बार बार ये कहा जाता है कि ये हमारे लोग नहीं है। लेकिन मीडिया जो है वो हम पर इल्जाम लगाता है, विपक्षी दल हम पर इल्जाम लगाते हैं, इससे हमारी छवि फिजूल में खराब हो रही है। उनको भी इस बात की चिंता है। और देखिए, यदि वो बुलाते हैं तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप ये प्रश्न करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मैंने आपसे सवाल ही नहीं पूछा है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप कैसे बता सकते हैं? ये उनका निजी मामला है, वो तय करेंगे कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। मैडम, पूरा कंप्लीट तो कर लेंगे जी। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शन हमारे समाज को भी मिले। मेरी बड़ी इच्छा है कि अपने जीवन काल में मैं देखूं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो उस लेवल पर पहुंच जाए कि जिसको कोई नहीं तोड़ सके। और डेफिनेटली संघ उसमें बहुत बड़ा किरदार निभाएगा। यू मार्क माय वर्ड्स। ओके, डॉक्टर संदीप, अपनी बात रखिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि हमको मॉब लिंचिंग से इस विषय को नहीं जोड़ना चाहिए। या अगर आप पीछे जाके देखें तो ऐसा नहीं इस देश में इस तरह की घटनाएं आप ये देखें, लेकिन देखिए बात ही देखिए कि अगर जमीयत उलमा हिंद के अगर सरबराह वहां जाकर बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मुसलमानों के इश्यूज वहां पर अगर रख रहे हैं, और ये चर्चा तो जाहिर सी बात है हुई ही होगी, एक फिक्र जताई ही गई होगी। और ये बात उसमें 100% वहां पर हुई ही होगी, ये तो इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। खुद हमारे रिपोर्टर को उन्होंने बताया है। मैं डिनाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इस विषय पर आप देखें तो चाहे वो संघ प्रमुख की बात हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे जिन राज्यों में ये घटनाएं हुई हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात हो, सब ने एक स्वर में इसका विरोध किया है। और मान लीजिए आप ये 125 करोड़ की देश की आबादी इस देश की है, तो आप कितने लोगों पे ये नियंत्रण लगा सकती हैं कि वो किसी विचारधारा को अगेंस्ट दिखाने के लिए कि नहीं सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है, इसलिए हम इस तरह की चीजों को या इन तरह की हरकतों को बढ़ाएं। तो वो डिस्ट्रक्शन तो है ही है। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, हम एक नहीं हो सकते हैं। इस तरह की घटनाओं से जो विवाद है, जो खाई है, वो बढ़ेगी ना। तो इस विवाद को बढ़ाने की अगर मंशा होती तो शायद ये मुलाकात कभी संभव ही नहीं होती। तो सरकार की नीयत और संघ का जो विचार है उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के विवादों को नहीं चाहता है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की बात हो चाहे हिंदू समुदाय की बात हो। किसी भी संगठन में इस तरह के कड़े या इस तरह के भर्त्सना करने वाली चीजों को हमेशा विरोध किया जाएगा। और ये समाज के लिए अच्छा विषय नहीं है कि हम किसी संगठन या किसी विचारधारा को इसलिए खराब या अच्छा कहें कि वो इस तरह की घटनाओं को समर्थन करता है। संघ ने कभी इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं किया है। और चाहे वो जमाते की बात की जाए, अरशद मदनी साहब की बात की जाए, उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया है। नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो कर ही नहीं सकते हैं, वो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बात ये भी है संदीप जी कि क्या अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई इस तरह के प्रोग्राम्स उन मुस्लिम लोकेलिटीज, उन एरियाज में क्या आरएसएस की तरफ से चलाए जाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाए कि मुसलमानों को आरएसएस की तरफ राग़िब किया जाए? हाँ, ये जो बात अभी आपके भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना हुआ है जो मुस्लिम समुदाय में ये संदेश देगा कि आरएसएस जो है वो राष्ट्र के विकास में भागीदारी के लिए काम कर रहा है, न कि भाजपा के विकास के लिए। तो ये संदेश मुझे लगता है हर मोहल्ला, हर ग्राम, हर शहर, हर जिले पे लेवल पे संघ कर रहा है कि हम
एक देश के निर्माण के लिए जुड़े हैं। हम हिंदू और मुसलमान के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि मानवता के निर्माण के लिए हम काम करना चाहते हैं, समाज के विकास के लिए। और समाज का जो आखिरी व्यक्ति है वो अपने संसाधन से देश के विकास को कैसे जोड़ सकता है, इस और वो साथ ही साथ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है। राष्ट्रवाद की बात ही कही है। डॉक्टर गुलरेज, मुझे ये बताइए कि राष्ट्रवाद पहले एक तरह का राष्ट्रवाद हुआ करता था, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सबके अपनी अपनी डेफिनेशन है राष्ट्रवाद की भी, और हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा राष्ट्रवाद तुम्हारे राष्ट्रवाद से कितना बेहतर है। जब आप मुस्लिम लोकेलिटीज में आप जाएंगे, क्योंकि आप संघ से निकले हुए हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जब आप मुस्लिम लोकेलिटीज में जाते हैं या आइंदा अगर जाएंगे, या फिर आरएसएस से जुड़े लोग जाएंगे, मुस्लिम राष्ट्रमंच से जुड़े लोग जाएंगे, तो वो क्या बताते हैं, कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि आइए आप हमसे जुड़िए? नहीं, देखिए, सबसे पहले आप मुझे कितना समय देंगे, क्योंकि आपने बड़ा टॉपिक छेड़ा, इसलिए कितना समय में बोलना है आप मुझे बताएं। जी, बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जी, देखिए, सबसे पहले तो इसमें आवश्यक है कि लोगों को पता चले कि देश में और राष्ट्र में क्या अंतर है। वो भारत की परिकल्पना में जो राष्ट्र है, वो जो नेशन स्टेट है यूरोप का, उससे बिल्कुल परे है। देखिए, जो राष्ट्र बनता है वो मानव से मानव का जो संपर्क होता है, जिसमें एक आवश्यक अंग होता है संस्कृति और भूमि और एक विस्तृत कालखंड, तो वो मिलकर राष्ट्र की परिकल्पना को निर्मित करते हैं। और नस्ल का एक फैक्टर उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमारी दृष्टिकोण में तो जो राष्ट्र है, भारत राष्ट्र की जो सीमाएं हैं, आप उसको देश की सीमाओं से नहीं बांध सकते। भारत राष्ट्र की सीमा वहां तक जाती है जहां तक अरब संस्कृति की सीमा आकर मिलती है। और दो राष्ट्रों के बीच में जो एक मिली जुली संस्कृति का निर्माण होता है, वह एक अलग देश बनता है, तो जिसको हम कह सकते हैं फारस। तो आप ये मान के चले कि भारत राष्ट्र हमारे दृष्टिकोण से जो है वह श्रीलंका से लेकर तो आज का जो फारस का और अफगानिस्तान का एरिया है, वहां तक भारत का राष्ट्र है। अब अखंड भारत की जो हम बात करते हैं, राष्ट्र में अभी प्योरली एक स्वयंसेवक के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। हम जो बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे राष्ट्रवाद की बात कर रही हूँ भाई, आप क्या सोचते हैं वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उस राष्ट्रवाद की मैं बात कर रही हूँ कि जब आप जाएंगे, जब आपकी कोशिश है, लगातार हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कि लगातार मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है। वो प्लेटफॉर्म भी सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि मुसलमानों को जोड़ा जा सके और वहां पर उस संघ की जो सोच है वो उन्हें बताई जा सके। तो ऐसे में मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप लोगों को जोड़ते हैं तो आपका मैसेज क्या होता है, किस तरह से जोड़ा जाता है, आप किस तरह से जुड़े? ठीक है, मैं अपनी बात तो पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि राष्ट्र में और देश में क्या अंतर होता है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, लेकिन वो बात पूर्ण नहीं हो पाई। अब जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम उनको यही बताते हैं कि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान बिल्कुल एक ही परिवार के हैं और एक ही नस्ल के हैं। हमारा जो उदय है वह भी साथ ही है, हमारा विकास भी साथ ही है, और हमको मिलजुल कर इस देश की सेवा करनी है और मिलजुल कर अपनी सारी समस्याओं का निवारण करना है। जब हम साथ बैठेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति भारत को और हम सब को पीछे नहीं कर सकती। और जो ये धार्मिक मतभेद आते हैं उनको भी हम बैठकर ही सुलझा सकते हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ आओ, आपकी समस्या बताओ क्या है, हम जो कर सकेंगे हम करेंगे, तो आपस में संवाद स्थापित होगा, जिससे एक हमारा जो चमन है वो उसमें नए फूलों के साथ महकेगा। तो क्या हम ये देखेंगे कि इस मुलाकात के बाद ये ड्राइव जो है जोड़ने की मुसलमानों को, क्या ये ड्राइव और तेजी से आगे बढ़ेगी? क्या हम ये देखेंगे? मुझे पूरी अपेक्षा है। ओके, डॉक्टर संदीप। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है और जो संघ का संगठन है, अन्य स्तरों पे वो इस तरीके की जो पहल की गई है संघ की तरफ से, उसको बहुत तेज आगे बढ़ाएगा। और जो विरोध है या जो भ्रांतियां हैं कि मुस्लिम हिंदू और एक नहीं हो सकते, और जिस तरीके से अभी गुलरेज जी ने कहा कि श्रीलंका से लेके अफगानिस्तान तक भारत की जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो जब सारे संगठन या सारे समुदाय एक साथ जुड़ेंगे तो एक नए भारत का निर्माण होगा। और जब नए भारत का निर्माण होगा तो उसमें धर्म और किसी तरीके का मतभेद सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम सांस्कृतिक तौर पे एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं।
कि देश का विकास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार होना चाहिए और भारत माता जो है हमारी गौरव हैं, उनके सांस्कृतिक जो उनकी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को हमें नए आयाम के साथ इससे जोड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये देश के विकास और देश को जोड़ने का, सामाजिक तौर पर जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये पहल बहुत अच्छी पहल है। और संघ आज से नहीं, मतलब शताब्दियों से इस पे काम कर रहा है। तो अगर उस तरह की कार्यशैली उसको दिख रही है तो उसका मतलब यही है ना कि हम मुस्लिम विरोध नहीं कर रहे हैं। संगठन ने संघ ने ये साफ कर दिया है कि हमारे लिए मानवीयता महत्वपूर्ण है, मानवीय मूल्य महत्वपूर्ण है, संस्कार महत्वपूर्ण है। वो संस्कार किसी का भी हो सकता है और उससे संस्कार से जब आप बढ़ेंगे तो आपके अनुसार अनुशासन आएगा। अनुशासन संघ का बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, ओके। और जमात इस्लामी हिंद ने भी जो वेलकम किया है गुलरेज साहब, और उन्होंने कहा है कि अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो भी आएंगे। अब मेरे पास अभी आरएसएस से कोई नहीं है, इसलिए सवाल आपसे ही ज्यादा पूछ रही हूं मैं, क्योंकि आप वहीं से निकल कर आए हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या उनको भी दावतनामा भेजा जाएगा? क्या आपको नहीं लगता जमीयत उलमा हिंद के साथ साथ जमात से भी बात करनी चाहिए और इसी तरह की जो और तंजीमें हैं उनसे बड़े पैमाने पर बात करनी चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जाएगा कि देखिए बातचीत हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों से बातचीत हो रही है, आरएसएस के साथ बातचीत हो रही है, तो ऐसे में जब ये लोग बातचीत कर सकते हैं तो और क्यों नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, इनविटेशन जाएगा कि नहीं जाएगा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो उनका प्रवक्ता करेंगे। लेकिन हाँ, जहां तक मैं जितना जानता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरएसएस सबके लिए ओपन है, सबसे बात करना चाहता है। यह उसका मूल मंत्र है कि सबको साथ लेकर चलो, संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर चले बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब करे चलो। तो वो तो सबके लिए दोनों बाहें खोलकर खड़ा है। तो मुझे अपेक्षा है कि इसमें भी उनसे भी संवाद होगा जी, ऐसी अपेक्षा है मेरी। लेकिन एक तरह का जो डॉक्टर संदीप, जो एक तरह का डर फिलहाल लोगों के जहन में है, चाहे वो एनआरसी को लेकर लोगों के जहन में डाला जा रहा है, या फिर हम देखें लिंचिंग को लेकर डाला जा रहा है, या फिर ये कहें कि एक तरह से ये लगातार बताने की कोशिश की जा रही है कि एक खाई जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे गलत वीडियोस या सोशल मीडिया के जरिए, इन तमाम चीज़ों के जरिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर काम करने की बहुत तेजी से जरूरत है? क्योंकि जो हमारी विरासत रही है, जो हिंदुस्तानियत हमारी विरासत रही है, अगर उसमें कोई डेंट डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको लेकर तो काम करने की बहुत जरूरत है और सख्त सजा की भी जरूरत है। जी, मुझे लगता है कि इस तरह के सामाजिक संगठन इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो जो जैसे बात की गई ना कि हमारी हमारी आबादी है उसमें जो रजिस्टर्ड जिनको आधार कार्ड दिए जा चुके हैं वो 1.24 मिलियन लोग हैं। लेकिन उसके बाद रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली जो हमारे देश में आके अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी विरासत और हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन रहे हैं कि नहीं? तो उनको अगर रोका नहीं गया समय रहते तो क्या वो हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो स्रोत हैं और हमारा जो देश का भौगोलिक परिवेश है उस पे भी तो असर पड़ेगा। जी, वो बात एक अलग है, एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन मेरा इससे ताल्लुक ये है कि जो एक टेक्निकल चीजें हैं वो आप करिए, जो करना है मुल्क की हिफाजत के लिए वो होना चाहिए, लेकिन अगर उसको लेकर एक भ्रम, एक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर गुलरेज, क्या आपको नहीं लगता कि उसको लेकर काम करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है। और जो कोई भी आपसी ताने बाने को खराब कर रहा है और तो वो देश के हित में नहीं, देश का अहित कर रहा है, तो उस चीज के ऊपर तो डेफिनेटली कार्रवाई करने की आवश्यकता है और सरकार कर भी रही है। सरकार हर स्तर पर इस प्रकार के लोगों को रोकती भी है, उनको दंडित भी करती है और ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा और बिल्कुल। और आगे आने वाले वक्त में देखना बेहद अहम होगा कि जो मुलाकात हुई है उसका नताइज क्या निकल कर आए, क्योंकि अभी सिर्फ बात हुई है, अभी कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। ये देखना बहुत अहम होगा। मुझे लगता है कि पॉजिटिव एक्शन ही होगा। बहुत शुक्रिया गुलरेज साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप, आपका स्टूडियो में आने के लिए, अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।